पंजाब की मोटी रागिनी जो हर औरत से उसके पति की 3 चीज़ें मांगती है और वो मोटी औरतों को शर्त से 3 दिन में पतला कर देती है। पति की वो 3 चीज़ों के नाम सुनकर आपकी भी रूह कांप जाए। ये बहुत ही अजीब जगह थी जहाँ मैं इस वक्त मौजूद थी। पंजाब का ये इलाका बहुत ही अजीब था। मैं अपनी सारी ज़िंदगी में ऐसी जगह कभी नहीं आई, मगर अब आना मेरी मजबूरी बन गया था। मैं गाड़ी से उतरी तो आसपास के लोगों ने बहुत हैरत से मुझे देखा। एक अमीर औरत का इस मोहल्ले में आना यकीनन इन सब के लिए हैरानी की बात थी। मैंने एक औरत से पूछा कि रागिनी का घर कहाँ है। वो मुझसे कहने लगी कि तुम मोटी रागिनी की तो बात नहीं कर रही। मैंने कहा, हाँ, वही जो मोटी औरतों को पतला करती है। उस औरत ने मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक बहुत हैरानी से देखा। शायद वो मेरा जिस्म देखकर हैरान हो रही थी, लेकिन फ़िलहाल उसने मुझे उसके घर का रास्ता बता दिया। एक पतली सी गली में रागिनी का घर था। दरवाज़ा भी उसी ने खोला था। मैं तो जो मोटी थी वो मोटी थी, लेकिन रागिनी तो मुझसे भी डबल ट्रिपल मोटी थी। मैंने दिल में सोचा कि कहीं मैं गलत जगह तो नहीं आ गई। मैं बहुत ज़्यादा मोटी थी और मुझसे किसी ने कहा था कि रागिनी से इलाज करवाओगी तो शर्त के साथ 3 दिन में पतली हो जाओगी। इसीलिए मैं उसका पता पूछते पूछते यहाँ तक चली आई, मगर अब उसको देखकर मैं यही सोच रही थी कि ये तो रागिनी नहीं है या फिर कोई फ्रॉड है। जो औरत खुद इतनी मोटी हो वो दूसरों को कैसे पतला कर सकती है। वो मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन से समझ गई कि मैं क्या सोच रही हूँ। कहने लगी, शक में मत पड़ो, मैं ही रागिनी हूँ। मैं मोटे लोगों का इलाज करके उन्हें पतला करती हूँ, मगर मैं खुद को ऐसी ही अच्छी लगती हूँ। मुझे अपना मोटापा बहुत प्यारा है। दुनिया की वो पहली औरत थी जो इस तरह अपने ऊपर फ़ख्र कर रही थी। खैर, मैं अंदर गई तो मैंने देखा घर बाहर से जितना ख़राब लग रहा था, अंदर से उतना ही अच्छा था। जिस वक्त मैं अंदर गई तो देखा कि आंगन में काफ़ी मोटी औरतें बैठी हुई थी। शायद वो सब भी मेरी तरह पतला होने के लिए आई थी। मैं भी एक तरफ बैठ गई। न जाने क्यों मुझे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि मुझे यहाँ पर आने का कोई फ़ायदा हो सकता है। मेरी एक सहेली बहुत मोटी थी और उसने रागिनी से ही इलाज करवाकर अपना वज़न 3 दिन में कम किया था। इसलिए मैं भी यहाँ पर आ गई। मैंने कोई डॉक्टर हकीम नहीं छोड़ा था। बड़े से बड़े डॉक्टर से इलाज करवाया और महंगी महंगी दवाइयाँ खाईं, मगर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैं रागिनी के पास चली आई। जब मैं कमरे में गई तो मोटी औरत रागिनी ने सबसे पहले मेरा वज़न किया और फीता लेकर मेरे पूरे शरीर की लंबाई और चौड़ाई नापने लगी। इसके बाद वो मेरे घर और मेरे पति के बारे में पूछने लगी। मैं हैरान हुई कि भला ही मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में क्यों सवाल कर रही है। मुझसे सवाल करने के दौरान वो एक कागज़ पर आड़ी तिरछी लकीर खींच रही थी। मैंने जब उसे अपनी पर्सनल लाइफ की सारी बातें बता दी तो वो मुझसे कहने लगी, मैंने तुम्हारा हिसाब बनाया है, तुम पतली हो सकती हो। बस 4 से 5 दिन लगेंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें बहुत कड़े हालात से गुजरना पड़ेगा। बोलो, कर लोगी मेरा इलाज? बहुत मुश्किल है। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं और मेरी शर्तें सुनकर भाग जाते हैं। अगर तुमको मेरी शर्तें कबूल हैं तो बोलो। तो मुझे अपनी दोस्त की बातें याद आईं जिसने मुझे पहले ही कह दिया था कि वो थोड़ा हटकर इलाज करती है। मैंने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हूँ। तुम बताओ कितने पैसे चाहिए। वो हंसने लगी और कहा कि पैसों की कमी नहीं मुझे कुछ और चाहिए। मैंने चौंकते हुए पूछा कि क्या चीज़। उसने कहा कि अपने पति और अपनी शादी की सारी तस्वीरें जलाकर उनकी राख लेकर आना। मैं बाकी की शर्तें कल बताऊंगी। मैं तो इस अजीबोगरीब शर्त पर हक्का बक्का रह गई और पूछा कि ये क्या बात हुई, क्या सच में मुझे ऐसा करना होगा। वो थोड़ा गुस्से में आ गई और कहने लगी, मैंने पहले ही कहा था कि बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन वज़न कम करने के लिए कुर्बानी कोई कोई देता है। अब कोई और सवाल जवाब नहीं। तुम जाना चाहो तो जा सकती हो, और अगर तुम सच में 4-5 दिनों में पतला होना चाहती हो तो कल वही करना जो मैंने कहा है और आ जाना। मैं उसके घर से निकलकर अपनी गाड़ी में आकर बैठ गई और उसकी अजीबोगरीब शर्तों के बारे में सोचने लगी। एक पत्नी होने के नाते मेरे लिए अपनी शादी की तस्वीरें बहुत मायने रखती थीं और वो तस्वीरें मुझे अपने दिलो जान से ज़्यादा प्यारी थीं। मैं कैसे उनको जलाकर राख कर देती। मेरे दिल में ये ख्याल आया कि लोग पतला होने के लिए ना जाने क्या क्या कुर्बानी देते हैं
और मैं तो सिर्फ इतनी मामूली सी शर्त पूरी कर रही हूँ। फिर मैंने सोचा ये तो उसके लिए एक मामूली सी शर्त है, आगे पता नहीं क्या कहेगी, लेकिन अगर मैं उसकी शर्त नहीं मानूंगी तो मुझे हमेशा के लिए अपने मोटेपन को लेकर लोगों से बातें सुननी पड़ेंगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, उसकी बातें मानूं या नहीं। जब सिग्नल पर गाड़ी रुकी तो मैंने रोहित को देखा। वो अपनी पत्नी के साथ गाड़ी में था। उसकी पत्नी बहुत दुबली पतली और प्यारी सी थी। उसने भी मुझे देख लिया था और हाथ हिला दिया। इतने में सिग्नल ग्रीन हो गया और गाड़ी आगे बढ़ गई। एक बात जो हैरतमंद थी वो ये थी कि रोहित बहुत ज़्यादा मोटा हो चुका था और ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी। गाड़ी मेरे घर के रास्ते पर चली जा रही थी और मैं अपने पास्ट में खो गई। रोहित को देखकर मेरे तमाम ज़ख्म ताज़ा हो चुके थे। मेरा नाम भूमिका है और मैंने एक खाते पीते घर में अपनी आँख खोली थी। दौलत और सारी फैसिलिटी की ज़िंदगी थी, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, लेकिन ये मुझे लगता था कि मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं, जबकि कमी तो थी और बहुत बड़ी कमी थी। मैं बचपन से ही गोल मटोल और सेहतमंद बच्ची थी, लेकिन मुझे कभी इस बात का एहसास नहीं हुआ। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई और मुझे एहसास होता गया कि मैं मोटी हो रही हूँ और दूसरों में मिसफिट हूँ। मैंने बहुत मुश्किल से ये एक्सेप्ट किया कि मैं मोटी हूँ और मुझे स्कूल में सब मोटी मोटी कहकर बुलाते थे और मैं बहुत रोती थी। ऐसा नहीं था कि मैं बहुत खाती थी इसीलिए मोटी थी। मैं दूसरों बच्चों के जितना ही खाती थी, बल्कि जब से मुझे मोटे होने का एहसास हुआ था तब से मैंने खाना बहुत कम कर दिया था। मगर इस सब के बावजूद भी मैं पतली नहीं हो रही थी। मुझे याद है जब मैं 12वीं कक्षा में थी तब मेरी कक्षा की दुबली पतली लड़कियां मेरा कितना मजाक उड़ाती थीं। एक बार उन्होंने मेरी सीट बदल दी और उसकी जगह एक टूटी हुई कुर्सी लाकर रख दी। मैं बैठी तो वह कुर्सी टूट गई और मैं नीचे गिर गई। सारी क्लास हंसने लगी और मैं रोते हुए क्लास से बाहर चली गई। मेरे कहने पर मामा और पापा मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर कहने लगा, इतनी छोटी सी उम्र में हम इस बच्ची को वज़न कम करने की दवाई नहीं दे सकते। डॉक्टर ने मुझे रोज़ जॉगिंग और एक्सरसाइज करने के लिए कहा था। मैंने 3-4 महीने लगातार जॉगिंग और एक्सरसाइज की थी, मगर मेरे जिस्म पर कोई असर नहीं पड़ा था। मम्मा मुझे अक्सर समझाती थी कि वज़न ज़्यादा है तो क्या हुआ, भगवान की बनाई गई चीज़ों पर सवाल या उंगली नहीं उठाते। तुम फिक्र मत किया करो, तुम जैसी हो एक्सेप्ट करो। मम्मा की ऐसी बातें सुनकर मैं फिर से दुनिया को फेस करने की हिम्मत कर लेती थी। मैंने सोच लिया था कि मैं जो मर्ज़ी कर लूँ, मैं पतली नहीं हो सकती, मुझे मोटी ही रहना है। मैंने जब कॉलेज में एडमिशन लिया तो वहाँ पर भी मुझे बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं मेरी मुलाकात रोहित से हुई थी। वो हमारी क्लास का मॉनिटर था और मेरी तरह वो भी एक आलीशान और अमीर घराने से था। मैं उसकी सुंदरता और उसकी समझदारी पर फिदा थी। वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा था। मैं उसे पसंद करने लगी। पता नहीं क्यों मुझे उसकी तरफ देखकर कुछ उम्मीद होने लगी थी कि शायद वो भी मुझे पसंद करने लगा हो। उसने कभी भी बाकी सबके साथ मिलकर मेरा मजाक नहीं उड़ाया था। कॉलेज के 3 साल पलक झपकते ही कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। कॉलेज छोड़ने से पहले मैंने सोचा कि मैं रोहित को ये बात बता देती हूँ कि मैं उसे पसंद करती हूँ। हमारा कॉलेज में वो आखिरी दिन था। मैं उस दिन ज़िंदगी में पहली बार दिल से तैयार हुई थी। मैंने रोहित को जब बताया कि मैं उसे पसंद करती हूँ तो वो बहुत हंसा और कहने लगा कि तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया, मैं तुम जैसी मोटी लड़की से शादी करूँगा। तुमने सोच भी कैसे लिया? मैंने कहा, तुमने कभी बाकी की क्लास की तरह मेरा मजाक नहीं बनाया, इसलिए मुझे लगा कि शायद तुम दिल से मुझे पसंद करते हो। वो हंसने लगा और कहने लगा कि मैंने तुम्हें इतनी अहमियत ही नहीं दी कि मैं तुम्हें मजाक में भी कुछ कहूँ। मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं था और ना ही है। मैं तुम जैसी मोटी लड़की से नहीं बल्कि स्मार्ट लड़की से शादी करूँगा। उसने सबके सामने मेरी मोहब्बत का बहुत मजाक बनाया। मैं बहुत रोई। मुझे उसके ऐसे रूखे से शब्द बहुत ज़्यादा याद आते रहे और मैं बहुत रोती रही। सारी रात मेरी ऐसी ही गुजरी। अब मुझे लोगों के ऐसे व्यवहार बर्दाश्त नहीं होते थे, इसीलिए मैंने बाहर जाने का फ़ैसला कर लिया। मैं मम्मा और पापा को नाराज़ करके यूरोप चली आई। वहाँ पर मैं हैरान रह गई कि किसी ने मुझे मोटी होने का ताना नहीं दिया। मैं अपनी क्लास में अपनी समझदारी और इंडियन होने के नाते जानी जाने लगी, ना कि मोटी होने की वजह से।
तभी मेरी ज़िंदगी में नितिन आया। वो मुझे पसंद करने लगा। वो हिंदुस्तानी था, इसलिए उसके घर वालों की वही सोच थी। उन्होंने मुझे बहू के तौर पर दिल से एक्सेप्ट नहीं किया। वो मेरे मुंह पर तो नहीं कहते थे, लेकिन मेरे पीठ पीछे मोटी होने के ताने बहुत देते थे। मेरा पति मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था। मैं उससे शादी करके बाहर ज़्यादा खुश थी, क्योंकि उसने मुझे कभी भी मोटापे का ताना नहीं दिया। लेकिन जब हम बाहर निकलते तो लोगों की नज़रें मुझे बहुत ज़्यादा चुभती थीं। वो हमें मजाक उड़ाने की नज़रों से देखते थे। लोगों को हमारा जोड़ा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। एक दुबला पतला स्मार्ट लड़का और एक मोटी पत्नी। मम्मा की तरह मेरे पति ने भी मेरा बहुत सपोर्ट किया। वो मुझे समझाता रहता था, मगर मैंने डॉक्टर के पास जाना शुरू कर दिया। हकीमों के चक्कर काटने लगी, देसी टोटके, और वो हर काम किया जिससे कि मैं पतली हो जाती। मगर पूरे साल इलाज करने के बाद भी इतना फ़र्क नहीं पड़ा। मैं वैसी की वैसी ही थी। इन्हीं हालात में मेरी एक दोस्त ने रागिनी के पास जाने का मशवरा दिया था, जिसे मैं मानकर वहाँ चली गई थी, क्योंकि उसने यकीन से कहा था कि अगर मैं उसकी तमाम शर्तों को मान लूँगी तो रागिनी मुझे 4 से 5 दिन में पतला कर देगी। और अब रागिनी की पहली शर्त भी मुझे अजीब लग रही थी। पता नहीं वो आगे क्या मांगती। लेकिन मैंने जब अपनी पिछली ज़िंदगी पर नज़र दौड़ाई तो मैंने सोचा कि मुझे ये कड़वा घूंट पीना ही पड़ेगा। मैं तो रोहित को देखकर दंग रह गई थी। मुझे मोटा होने के ताने देने वाला कैसा 4 साल में ही मेरे बराबर पहुंच गया था। मैं इन सब सोचों में घिरी अपने घर पहुंची। मेरे पति ने पूछा कि कहाँ गई थी तुम। मैं डर गई कि कहीं उसे पता तो नहीं चल गया। मैं उससे छुपकर गई थी। मैंने कहा कि अपनी दोस्त के घर गई थी, इसीलिए इतनी देर हो गई। मेरे पति ने फिर मुझसे कोई भी सवाल नहीं किया, तो मुझे तसल्ली हुई। मैं रास्ते में अच्छे से सोच चुकी थी कि मुझे क्या करना है। इसीलिए मैं अगली सुबह नितिन के ऑफिस जाने का वेट करने लगी। और जब वो ऑफिस चले गए तब अपनी शादी का एल्बम उठाया और आंगन में चली आई। मैंने फैसला कर लिया था कि मुझे वही करना होगा जो रागिनी ने कहा है। मैंने उन तस्वीरों को एक एक करके जलाना शुरू कर दिया। मुझे ऐसे अपनी शादी की तस्वीरें जलाते हुए बहुत दुख और अफसोस हो रहा था। साथ ही मैं डर भी रही थी कि घर में से कोई ना देख ले। मैंने सारी तस्वीरें जला दी और उसकी राख एक थैली में डालकर संभाल कर रख दी। रागिनी के घर जाने से पहले मैंने अपनी दोस्त को फ़ोन करके पूछा, तुमसे उसने क्या शर्तें पूरी करवाई थी? तो वो कहने लगी, मैं तुम्हें नहीं बता सकती, लेकिन उसने मुझसे भी बहुत अजीबोगरीब शर्तें पूरी करवाई थी। और वैसे भी वो हर औरत के लिए अलग शर्त रखती है। मैं दोपहर के बाद रागिनी के घर गई और राख उसे दे दी। वो राख देखकर बहुत खुश हुई और कहने लगी कि तुमने अपना काम पूरा करके ये साबित कर दिया कि सच में तुम्हें पतला और दुबला होने की बहुत चाहत है और तुम इसके लिए किसी भी हद से गुजर सकती हो। मैंने कहा, ऐसा ही है। मैं स्मार्ट होना चाहती हूँ, फिर चाहे कुछ भी करना पड़े। वो कहने लगी कि मुझे तुम्हारे पति की 3 चीज़ें चाहिए। मैं हक्का बक्का रह गई कि मेरे पति की तुम्हें कौन सी चीज़ें चाहिए? तो वो कहने लगी, हाँ, तुम्हें उसके सर और दाढ़ी के कुछ बाल और अपने पति की एक सिंगल तस्वीर और तुम्हारे पति के कपड़ों का एक जोड़ा। मैंने हामी भर ली और कहा कि हाँ, मैं ये सब चीज़ें ले आऊँगी। मैंने उसको उसकी फ़ीस दी और मैं बाहर आ गई। उसके घर से निकलते हुए मैंने रोहित की पत्नी को वहाँ देखा तो मैं चौंक गई। वो तो खुद ही इतनी पतली थी। वो भला यहाँ क्यों और क्या करने आई थी? मैंने एक औरत से पूछा तो वो कहने लगी, रागिनी दीदी दोनों काम करती हैं, मोटों को पतला और पतलों को मोटा। मैं हैरान होती हुई वहाँ से निकल आई। माना कि मेरे जैसे मोटे बंदे पतला होने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन रोहित की पत्नी का वहाँ होना मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया। वो भला मोटा होने के लिए कैसे वहाँ पर आ सकती है? क्या उसे नहीं पता कि उसका पति मोटी लड़कियों से कितनी नफरत करता था? बहरहाल मुझे बहुत हैरानी इस बात पर हुई थी कि रागिनी ने मुझे खाने पीने के लिए कोई दवा नहीं दी, जबकि मुझे कुछ उम्मीद थी कि वो मुझे कुछ देगी। उसने कहा था कि 4 दिन बाद आना, तब वो मेरा इलाज करेगी। घर आकर मेरे पेट में बहुत तेज़ दर्द होना शुरू हो गया और 4 दिन तक मेरी तबीयत ख़राब ही रही। मैं 4 दिन बाद मोटी रागिनी के पास गई। मैंने नोट किया था कि उसे मोटी रागिनी ही कहते थे और वो गुस्सा नहीं करती थी। उसने मुझे एक सिरप पीने को दी और कहा, इस सिरप को पीने के बाद तुम्हारी तबीयत कुछ दिन ख़राब रहेगी, मगर परेशान न होना,
वो तुम्हारे पतला होने की निशानी होगी। मैं खुश खुश घर आ गई। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया था कि मैं क्या कर रही हूँ, किसके पास जा रही हूँ। मैं सबको सरप्राइज़ देना चाहती थी कि जब मैं पतली हो जाऊंगी तो सब मुझे देखकर शॉक्ड हो जाएंगे। मैंने रागिनी की मांगी हुई हर चीज़ उसे दे दी थी। अपने पति के बाल मैंने कंघे से ले लिए थे और बाकी 2 चीज़ों का इंतज़ाम करना कौन सा मुश्किल था। मैंने उससे कोई सवाल नहीं किया था, लेकिन मेरे दिल में हज़ारों सवाल थे। उसने ये सब क्यों लिया मुझसे और इन सब का क्या मकसद था। बहरहाल मैं घर आ गई और मेरी तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई। मैंने तो इतना सीरियस नहीं लिया, मगर मेरा पति बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। मुझसे कहने लगे कि मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। मुझे उल्टियाँ हो रही थीं, सर बुरी तरह चकरा रहा था, पेट दर्द हो रहा था और खड़े होने की हिम्मत तक नहीं थी। मेरी बहुत बुरी हालत हो रही थी, मगर मैं डॉक्टर के पास नहीं जा सकती थी क्योंकि मोटी रागिनी ने मुझे डॉक्टर के पास जाने के लिए मना किया था। उन्होंने मुझसे कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊं, वरना सिरप का असर ख़त्म हो जाएगा। मैं अपने कमरे में 5 दिनों तक इसी हालत में बेहोश रही थी। मुझे अपना कुछ होश नहीं था। मेरा पति बेचारा बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा था। 5 दिन गुजरने के बाद अचानक से मेरी तबीयत ठीक होना शुरू हुई। मैं बिस्तर से पूरे 5 दिन बाद उठी तो खुद को आईने में देखकर हैरान रह गई। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। मैं बहुत ज़्यादा पतली हो चुकी थी। हालांकि मुझे अभी भी कमज़ोरी महसूस हो रही थी, मगर पतला होने की खुशी इतनी ज़्यादा थी कि मैं खुशी की वजह से चीखें मारने लगी। मेरे पति कमरे में आए तो मेरी हालत देखकर वो भी दंग रह गए। कहने लगे कि भूमिका, ये तुम ही हो। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम इतनी दुबली कैसे हो गई। मैंने उन्हें बताना चाहा कि मैं रागिनी की वजह से पतली हुई हूँ, मगर उसकी नसीहत याद आ गई। उन्होंने मुझे मना किया था कि अपने पति तक को मत बताना, इसीलिए मैं चुप हो गई। मैंने कहा शायद बीमारी की वजह से मैं पतली हो गई हूँ। मैं बाहर निकली तो सब के सब मुझे देखकर हैरान हो गए। किसी को यकीन नहीं आ रहा था। मेरे ख़ानदान वालों ने तो मुझे देखकर दांतों तले उंगलियां दबा ली थीं। मैंने 3-4 दिन बाद सोचा कि मुझे जाकर रागिनी का धन्यवाद करना चाहिए। इसीलिए दिन में बिना बताए फूलों का गुलदस्ता लिए जैसे ही मैं रागिनी के घर आई, मैं रोहित की पत्नी को फिर से वहां देखकर चौंक गई। वो मेरे साथ पहले भी आई थी। मैं तो पतली हो गई थी, लेकिन वो मोटी नहीं हुई थी। वो पहले की तरह खूबसूरत और स्मार्ट थी। मैंने उसे बुलाना सही नहीं समझा। जैसे ही वो रागिनी के कमरे में गई, मैं भी उसके पीछे चली गई। मैंने दरवाजे से कान लगाकर सुनना चाहा कि वो रागिनी से क्या बातें कर रही है। वो कह रही थी कि मेरे पति का वज़न रुक सा गया है और ज़्यादा मोटा नहीं हो रहा। मेरा मसला हल कर दो रागिनी, मैं चाहती हूँ कि वो थोड़ा और मोटा हो जाए। मैं बाहर खड़ी उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। वो अपने पति को मोटा बनाना चाह रही थी, मगर क्यों? रागिनी ने उससे कुछ चीज़ों की डिमांड की। वो कहने लगी कि तुम्हारे पति को मोटा करना है तो उसके लिए तुम्हें अपने बालों की कुर्बानी देनी होगी। अपने लंबे हसीन बाल कटवा दो और लड़के जितने बाल रख लो। मैं हिसाब किताब लगाकर देखूंगी कि उसका वज़न और क्यों नहीं बढ़ रहा। फिलहाल तुम अपने बाल कटवाओ। उस लड़की के बाल बहुत ज़्यादा लंबे और खूबसूरत थे। मैंने सोचा कि वो मना कर देगी, लेकिन मैं हैरत में रह गई जब उसने कमरे के एक कोने से कैंची उठाई और अपने बाल काटना शुरू कर दिए। अपने सारे बाल उसने रागिनी को दे दिए और ख़ुद सर पर दुपट्टा बांध लिया। मैं तो पहले से ही हैरान थी कि अपने पति को मोटा करवाने क्यों आ गई, और रही सही कसर उसने बाल कटवाकर पूरी कर दी। मैं वहाँ से बिना धन्यवाद किए बाहर आ गई। मुझे रोहित को बताना चाहिए था कि उसकी पत्नी उसके बारे में क्या सोच रही है, मगर फिर मैंने सोचा कि मुझे क्या पड़ी है, भला मैं क्यों उसकी हमदर्दी कर रही हूँ। होने दो जो उसके साथ होता है। मगर मैं खुद को उसके ऑफिस जाने से रोक नहीं पाई। शायद मेरे अंदर ये एहसास था कि इस तरह मुझे पतला और स्मार्ट देखकर वो दंग रह जाएगा। मैं शायद उसका रिएक्शन देखना चाहती थी। मैं उसके ऑफिस चली गई। मेरी सोच के मुताबिक वो मुझे इस तरह देखकर बेहोश होते होते बचा। कहने लगा, अभी 10-12 दिन पहले तुम्हें देखा था, ऐसे कुछ ही दिनों में कैसे इतना चेंजिंग आ गई। मैंने उससे कहा कि तुम मुझे छोड़ो, अपना हाल देखो क्या हो गया है। तुम्हें तो मोटे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, तो फिर अपने आप के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। वो बेचारा कुछ नहीं कह सका
और शर्मिंदा हो गया। खैर, मैंने उससे कहा कि मैं बस तुम्हें ये बताने के लिए आई थी कि तुम्हारी इस हालत की जिम्मेदार तुम्हारी पत्नी है। वो तुम्हें मोटा करने वाली कोई सिरप पिलाती होगी। फिर मैंने उसे अपनी आंखों देखा सारा हाल सुना दिया। उस बेचारे को यकीन ही नहीं आया कि जिस पत्नी से वो प्यार करता है वो उसके लिए जाल बुन रही थी। मेरा काम उसे बताना था, जो मैंने बता दिया। अपने घर वापस चली आई। मैं अपनी स्मार्टनेस से बहुत खुश थी, लेकिन सिर्फ 3 महीने की बात थी। मेरा फिर से वज़न बढ़ना शुरू हो गया। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मुझे फिर से रागिनी के पास जाना पड़ा। मैंने उसके पास जाकर कहा कि मेरा वज़न फिर से बढ़ने लगा है, कुछ करो। इस बार उसने अच्छे खासे पैसे लिए और वादा किया वो मुझे हमेशा के लिए पतला कर देगी। लेकिन इस बार भी उसने वही 3 चीज़ें मांगी। लेकिन उसने एक अलग चीज़ कही कि पिछली बार तुमने अपने और अपने पति की शादी की तस्वीर जलाई थी। इस बार तुम्हें अपने और अपने पति की शादी का जोड़ा जलाकर उसकी राख लानी होगी। मुझे इस बार उस पर शक हो चुका था। मुझे जानना था कि वो राख का क्या करती है और बिना दवाई दिए वो कैसे पतला कर देती है। ये सब जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। मुझे उस पर किसी भी किस्म का शक नहीं होता अगर रोहित की कॉल नहीं मिलती। कहने लगा, भूमिका, पहले तो मुझे पास्ट की गलती पर माफ़ कर दो। मैं तुम्हारा धन्यवाद भी करना चाहता हूँ। मेरी पत्नी सच में उस रागिनी के साथ मिलकर मेरे खिलाफ साजिश कर रही थी। मैंने उस औरत के बारे में मालूम करवाने की बहुत कोशिश की, मगर कोई ख़ास सिरा हाथ नहीं लगा। लगता है वो औरत एक बहुत बड़ा धोखा है। उसने तुम्हारे साथ कुछ गलत ना कर दिया हो। तुम थोड़ी चौकन्ना रहना। मेरी रोहित से ये आखिरी बात थी और उस दिन के बाद से मैंने नोटिस किया था कि मैं मोटी होने लगी हूँ और मेरे पति के व्यवहार में अचानक चेंजिंग आ गई थी। वो बार बार मुझसे लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे। हमारी शादीशुदा ज़िंदगी में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था और अब जो हो रहा था मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मेरा दिल कह रहा था इन सब के पीछे ज़रूर रागिनी दीदी का हाथ है। इसलिए मैंने सोचा इस राज का पता करवाऊं कि वो कैसे औरतों को पतला कर रही है, वो भी बिना किसी इलाज के। बस यही सोचकर मैं उसके पीछे पड़ गई। मैंने अपनी गाड़ी एक तरफ लाकर खड़ी की और मोटी रागिनी के बाहर निकलने का इंतज़ार करने लगी। मेरा कई दिनों का इंतज़ार एक दिन रंग ले ही आया। वो उस दिन शाम को एक गाड़ी में बैठकर निकल गई। मैंने भी अपनी गाड़ी उसकी गाड़ी के पीछे लगा दी। वो शायद शहर से बाहर जा रही थी। फिर उसे शहर से बाहर जाते और शमशान घाट के अंदर जाते हुए देखा कि यहाँ पर ये क्या करने आ गई है, यहाँ पर इसका क्या काम। मुझे उसकी मोहल्ले की औरतों ने बताया था कि उसके सारे रिश्तेदार तो गांव में हैं, तो ये यहाँ क्या करने आई है। मैंने गाड़ी पार्क की और चोरी चोरी उसके पीछे अंदर चली गई। मैंने इसे इधर उधर देखा, मुझे कहीं नहीं मिली। मैं डरते डरते थोड़ा और आगे बढ़ी कि वो शमशान घाट में बैठी हुई थी। मैं एक पेड़ के पीछे छुप गई। मैंने देखा कि उसने अपने बैग से वही राख निकाली जो मैं उसे देकर आई थी। उसने मेरे पति की सारी चीज़ें अपने पर्स से निकालकर सामने रख दी। आंखें बंद करके वो मुंह ही मुंह में कुछ बड़बड़ा रही थी। मुझे उलझन हुई। फिर देखते ही देखते उसने अपने बैग से एक पुतला निकाला। मैं देखकर चौंक गई। वो तो मेरा ही पुतला था। जैसे जैसे वो पड़ती जा रही थी वैसे ही वैसे उस पुतले से मांस झड़ता ही जा रहा था। वो लगातार चीखें मार रही थी और मेरा पुतला आखिर गिर पड़ा। उसने ये सब क्या किया था, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई वो जादू कर रही हो। मैं घर आ गई तो मेरी तबीयत फिर से ख़राब होने लगी। मैं अगले दिन बहुत गुस्से में उसके पास गई और उससे कहा कि मुझे बताओ, मुझे पतला करने के लिए तुम कौन सा जादू टोना कर रही हो। वो कुछ झूठ बोलने ही लगी थी कि मैंने कह दिया कि झूठ बोलने या मुकरने की कोशिश मत करना। मैंने कल तुम्हें खुद देखा था। तुमने शमशान घाट में जो किया वो सब मैंने देख लिया था और फिर घर जाते ही मेरी तबीयत ख़राब हो गई। क्या तुम बताओगी ये सब क्या है? वो बहुत सुकून से बोली कि ये काला जादू है। मेरा बिजनेस काले जादू से ही चलता है। मैं 4 दिन में ऐसे ही तो दुबला नहीं कर देती। बहुत सख्त जादू करती हूँ जिसके नतीजे मोटी औरतों की चर्बी गलना शुरू हो जाती है, वो बीमार हो जाती हैं। मैं अपने जादू का जोर इस हद तक बढ़ा देती हूँ कि लड़की का वज़न कम होना शुरू हो जाए। मैं जानबूझकर ऐसा जादू करती हूँ। जब 3-4 महीने बाद वो लड़की फिर से मोटी होना शुरू होती है तो भागी भागी फिर से मेरे पास आती है
और वो चाहती है कि दोबारा कुछ भी करके वज़न कम करे, जैसे तुम भागी हुई आई थी। दुनिया में कोई भी ऐसी दवाई या टेक्नोलॉजी नहीं जो मोटे इंसान को सिर्फ 3-4 दिन में पतला कर दे। ऐसा सिर्फ काला जादू ही कर सकता है और मैं इसके ज़रिए कामयाबी से अपना बिजनेस चला रही हूँ। तुम्हें कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। मैंने कहा, मुझे छोड़ो। जब बाकियों को पता चलेगा एक धोखेबाज और फ्रॉड औरत हो तो तुम्हारे पास कोई भी नहीं आएगा। मैंने उसकी सच्चाई सब औरतों को बताई। वो हमारी सेहत के साथ खेल रही थी, सिर्फ अपने पैसे बनाने के लिए। वहाँ बैठी औरतों ने उसकी अच्छी क्लास लगाई और उसे पुलिस के हवाले करके आए। मैंने भगवान का धन्यवाद किया कि मुझे उस पर शक हो गया, वरना उसका काला जादू तो मेरी सेहत खराब कर ही चुका था, मेरी ज़िंदगी पर भी हो जाता। मैं रोहित की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार थी जो उसने मुझे ये सब बताया कि वो औरत काला जादू करती है। रोहित की पत्नी उसकी दौलत हासिल करना चाहती थी, इसलिए उसने रोहित को मोटा बनाना चाहा ताकि वो घर से निकलना बंद कर दे। वो रागिनी से अपने पति पर जादू करवा रही थी, मगर अब सब पकड़े गए थे। जादू का असर ख़त्म हुआ। मैं पहले की तरह मोटी होने लगी, लेकिन अब कोई फिक्र नहीं थी। मुझे अच्छा सबक मिल गया था। अब मैं अपने मोटापे में ही खुश थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।